दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, इजराइल और ईरान के युद्ध में अब ईरान घुटनों पर आ गया है। इजराइल ने जिस तरह से हमलों की शुरुआत की और ईरान के 7 टॉप कमांडरों को मार गिराया, 200 उसके फाइटर जेट ध्वस्त कर दिए, 100 ऐसे टारगेट को हिट किया जिसमें परमाणु उसका जो केंद्र है, उस परमाणु जो साइट है उसको भी बुरी तरह तबाह कर दिया गया, जिसकी वो धमकी देता था। असल में ये जो युद्ध है इसकी शुरुआत हुई परमाणु बम की धमकी से। जैसा भारत को पाकिस्तान धमकी देता है बार बार कि हमारे पास पाव पाव भर के परमाणु बम है, इसी तरह ईरान ने भी अपने परमाणु बम बनाने का शुरुआत की और उसने जो षड्यंत्र लगाने के समय ही उसने अमेरिका के साथ इजराइल को भी धमकी दी और यह कह दिया कि ये जो हम परमाणु बम बनाने जा रहे हैं ये तो इजराइल और अमेरिका के लिए है। अब इसके बाद दोनों देश चौकन्ने होने ही थे, तो दोनों ने मिलकर के ये कोशिश की है, जिसमें अमेरिका खुलकर के सामने नहीं आया है, क्योंकि ट्रंप ने एक्स पर भी लिख दिया है, सोशल मीडिया पे भी कहा है और पहले भी कहा है कि ईरान पर हुए हमले में अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान चाहे तो हम समझौता करा सकते हैं, यानी काम पूरा हो गया। हमने परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करना था, वो हमने कर दिया। आप अगर परमाणु बम बनाओगे तो हमारे लिए अगर खतरे की घंटी बजेगी, आप हमारे लिए धमकी दोगे कि साहब ये तुम्हारे लिए बना रहे हैं, तो कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि अमेरिका भी महाशक्ति है और इजराइल भी अपने आप में एक शक्तिशाली देश है। तो इजराइल ने जब पहले ही दिन हमले किए, उसने तय कर दिया कि आम नागरिकों को कतई कुछ कहना नहीं है। लेकिन जो आर्मी के टॉप कमांडर थे, सोचिए, उनके बेडरूम तक में सीधा जाकर मिसाइल गिरी है। यह इजराइल का मोसाद है जो लगातार इस तरह के ऑपरेशन करता है और उसको हर बार इस तरह की नई नई चीजें ईजाद। पिछली बार आपने देखा होगा इजराइल ने जो हमले किए उसमें पेजर ब्लास्ट हो रहे थे, लेकिन अब की बार बता जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों का इस्तेमाल हुआ है। ये घड़ियां जिनमें चिप लगी हुई थी, उसके कारण उनको जानकारी मिलती रही कि ये जो सेना के कमांडर हैं कहां कहां जा रहे हैं। और अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के प्रमुख हैं उसको मार गिराया, सेना के प्रमुख को मार गिराया, सेना का जो इंटीग्रेटेड कमांड है उसका हेड उसको मार गिराया। और इसी तरह आपको बताएं कि इसके अलावा जो 200 ऐसी मिसाइलें रखी हुई थी अंडरग्राउंड, उन मिसाइलों को तबाह कर दिया। 100 ऐसे टारगेट को हिट किया जिसमें कि तेहरान और बुशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी को तबाह कर दिया। इजराइल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय को भी उड़ा दिया। तो आप सोचिए कि मुख्यालय उड़ गया, मिसाइल खत्म हो गई, 200 फाइटर जेट, बहुत बड़ी संख्या होती है, और 200 फाइटर जेट तबाह कर दिए गए। अब उसके बाद बचा क्या है? तो इसलिए ईरान के पास कोई रास्ता बचा नहीं है कि या तो वो सरेंडर कर दे और या फिर पूरे देश के लिए तबाही के लिए तैयार हो जाए। इजराइल ऐसा चाहता नहीं है। इजराइल का पहले से ही कहना है कि आम नागरिकों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और आपको यह भी बता दूं कि वहां जो वर्तमान सरकार चल रही है उसके विरोध में आम जनता भी वो चाहती नहीं है, क्योंकि आम जनता आज की डेट में पूरी दुनिया को देख रही है, जहां टेक्नोलॉजी है, जहां तरक्की है, जहां आजादी है। लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है। ईरान में बंदिशें हैं, ईरान में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अगर वो वहां पर हमने देखा कि हिजाब नहीं पहनती है तो उसके कारण कोड़े लगाए जा रहे हैं, जेल में डाला जा रहा है। तो खास तौर पे महिलाएं और जो आधुनिक बच्चे आजकल के हैं वो सब पढ़ाई लिखाई करके दुनिया में जा रहे हैं, दुनिया में घूम रहे हैं। तो वो नहीं चाहते कि इस तरह का जो कट्टरवाद है उसके लिए कहीं कोई जगह हो, और इसलिए वो आम नागरिक नहीं चाहते। तो आम नागरिकों का भी सपोर्ट ईरान की सरकार को नहीं है और इसलिए ईरान के पास कोई जगह बची नहीं। यहां आपको यह भी बात बता दूं कि अमेरिका ने बड़ी चालाकी से पाकिस्तान को अपने पास रखा, और जो मुल्ला मुनीर है उसके बारे में तो यह कहा जा रहा है सेना अध्यक्ष के कि उसको पैसे का लालच दिया गया, जिसके कारण वो इस युद्ध में ईरान के साथ खड़ा नहीं हुआ। यानी पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दिया केवल अमेरिका के कुछ टुकड़ों के कारण, जिसके कारण ये आज ईरान की हालत हुई कि वो घुटनों पर आ गया। ईरान को लग रहा था कि पाकिस्तान को उसने खूब पाला है, पैसे दिए हैं,
हथियार भी दिए हैं। उसको लग रहा था कि उसका युद्ध हुआ है तो उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्ला मुनीर को, जो है ये जो सेना का अध्यक्ष मुनीर है, इसको अमेरिका बुलाया और कहा जा रहा है कि उसको ये कह दिया गया कि आप यहां से शांति से बैठिए, आपको कुछ भी इस युद्ध में करने की जरूरत नहीं है। जहां तक मैं भारत की बात करूं, भारत के लिए दोनों देश महत्वपूर्ण है। भारत जहां इजराइल से टेक्नोलॉजी और हथियार लेता है, हमारा पुराना मित्र है, इसके कारण, और ईरान से हम तेल और गैस का आयात करते हैं, इसलिए भारत ने भी इस युद्ध से बराबर की दूरी बनाकर रखी। ना हम किसी के साथ हैं, ना हम किसी के विरोध में हैं, लेकिन अपना जो मित्र है, और वो खास मित्र है इजराइल, तो जो उसको जरूरत पड़ी है इजराइल को, वो ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं, वो चाहे इंटेलिजेंस हो या बाकी चीजें हों, वो सब उसकी मदद की गई है, लेकिन किसी के पक्ष में बोलना या किसी के विरोध में बोलना, इससे भारत बचा है। और आपको यह भी बताऊं कि जो भारत के पूर्व डिप्टी राष्ट्रीय सलाहकार हैं, वो सलाहकार पंकज सरन हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमारा जो ये इस तरह का आज का समय है, G7 में मोदी जी को बुलाया जाना, ये बता रहा है कि आज भारत की स्थिति क्या है। आज भारत के बिना दुनिया का कोई देश या दुनिया का कोई संगठन वो विश्व पटल पर कोई विचार नहीं कर सकता, क्योंकि आज भारत अपने निर्णय खुद कर रहा है और आज भारत एक महाशक्ति के रूप में है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो दुनिया में ये भारत का डंका बज रहा है। आज दुनिया ये देख रही है कि जो भारत ने कर दिखाया, वो कभी अमेरिका या कभी इजराइल के बारे में सुनते थे। मोसाद जिस तरह के ऑपरेशन करती है, लगभग इसी तरह का ऑपरेशन भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा। हमारे स्वदेशी अस्त्र शस्त्रों का कमाल दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, और इसलिए भारत की ताकत जो है आज, उसको कोई कमतर नहीं आंकता। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया को भारत ने अपनी शक्ति को दिखाया है। तो ऐसे में मोदी जी G7 का पार्ट हैं, वहां पहुंचे हैं, कई देशों की यात्राएं करते हैं। इजराइल हमारा पुराना दोस्त है, इसलिए इजराइल के साथ रहना, खड़े होना, ये आज से नहीं है, ये पहले की इंदिरा गांधी की सरकार भी लेंगे तब से लेके, बल्कि उसके पहले की सरकारों में भी ये चलता रहा है। हमारा पुराना मित्र है, लेकिन हाँ ये भी ठीक है कि जो अरब कंट्रियां हैं उससे हमारा तेल का आयात होता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है। अगर ईरान हमें तेल नहीं देगा तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास उसके कई सारे ऑप्शन हैं। उसके बावजूद भी भारत ने कूटनीतिक हिसाब से अपने आप को इन दोनों के बीच के युद्ध से दूर रखा, लेकिन अब ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भाई कोई हमारा फैसला करा दो। असल में इजराइल ने सीधा सीधा यह कह दिया कि अगर ईरान ने अपने ये हमले बंद नहीं किए तो आप समझिए उन्होंने कह दिया कि ये पूरा का पूरा ईरान जल जाएगा। आईडीएफ के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बिल्कुल कहा कि अब जो तेहरान है ये सुरक्षित नहीं है। इसके बाद जैसे ही जो है इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं इजराइल काटज, उन्होंने जैसे ही ये चेतावनी दी ईरान को कि अगर ईरान ने अपनी मिसाइलें दागना जारी रखा तो पूरा तेहरान जल जाएगा। इसके बाद मामला पलटा और आपको बताएं कि उसके बाद तुरंत जो है ये घुटनों पे आ गया ईरान, और ईरान के जो ये बाकी अधिकारी हैं वो सब ये कहने लगे कि देखिए हम जो है, विदेश मंत्री ने बयान दे दिया, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगाची हैं, उन्होंने ये कहा कि हम जो है इसमें अगर हमला नहीं करें, इजराइल हम पे हमला नहीं करे तो हम भी जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, हम बात करने को तैयार हैं। तो कुल मिलाकर के अब ये देखा जा रहा है कि अमेरिका फिर से एक बार बीच में पड़ के और अब इन दोनों का युद्ध समाप्त करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान के पास तो कोई और तरीका भी नहीं है, ना ईरान लड़ने में सक्षम है इजराइल से। इजराइल ने अभी तक के 2 दिन के हमले में दिखा दिया कि अगर आप एक कोई मिसाइल छोड़ोगे तो उनके ऊपर जाती नहीं है। ये सब फर्जी वीडियो फोटो आप देख रहे हो, जैसा पाकिस्तान में हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो भारत के 35 विमान गिरा दिए थे उन्होंने। वहां पोर्ट जहां नहीं है, पटना में, बिहार में, वहां पोर्ट उन्होंने नष्ट कर दिया था। गुड़गांव का गुरुग्राम बता रहे थे, वो गुरुग्राम में हमने एक पोर्ट ध्वस्त कर दिया। ये फर्जीवाड़ा और एआई से जनरेटेड जो वीडियो बना करके डाल रहे हैं। इसी तरह ईरान से भी कुछ लोग इस तरह की वीडियो बना रहे हैं कि हमने साहब इजराइल में फला मिसाइल मार दी, फला ने कर दिया। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अधिकांश ड्रोन और मिसाइल इजराइल ने मार गिराई है। तो इजराइल का नुकसान नहीं हुआ, ईरान तबाह हो रहा है।
तो जनता सड़कों पे आ गई और इसलिए ईरान के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, वो केवल युद्ध विराम समझौता कराने के मूड में आ चुका है। और इसके लिए आपको बताएं कि जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागाची, वो जो है तेहरान में जाकर अब इस तरह की बातें टिप्पणी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये युद्ध अब विराम हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। वंदे मातरम।